हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का यह 9th लेक्चर है। इसके पहले के अगर आपने 8 लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज से हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पार्लियामेंट। हर साल यूपीएससी में इससे 2 से 3 सवाल जरूर आता है, तो सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनना है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पर जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आप अपना स्कोर देख सकते हैं, साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया था: कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है, प्रीएम्बल को भी कवर कर लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स को भी कवर कर लिया है, डीपीएसपी को भी कवर कर लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कवर कर लिया है। आज से हम पार्लियामेंट को शुरू कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हैं 37 सवाल आए हैं पिछले 25 सालों में, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1 से 2 सवाल या कभी कभी 3 सवाल भी जरूर इन चैप्टर्स से आते हैं। तो काफी अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट को समझना है और सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान भी रखना है। पार्लियामेंट से हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक साइड है काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरे साइड है हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए दिया गया है नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हाउस ऑफ पीपल के लिए दिया गया है नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस प्लस एक्स। आपको बताना है कि इस एक्स के जगह पे क्या होगा। ये 1995 का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है, मिनिस्टर who are not members of parliament but who have to get themselves elected to either house of parliament within 6 months after assuming office. B ऑप्शन है not more than 20 nominated members. C ऑप्शन है not more than 20 representatives of union territories. D ऑप्शन है the attorney general who has the right to speak and take part in proceedings of either house of the parliament. तो आपको बताना है कि इसकी जगह पे क्या होगा। अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो है स्टेट की बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं की गई है, और आपके पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनियन टेरिटरीज दिया गया है, तो आपका आंसर यहां से आ जाता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। काफी ओल्ड क्वेश्चन है। अब यूपीएससी ऐसे सवाल कम पूछती है, ये थोड़ा इजी साइड का सवाल है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, मतलब कि 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से आएंगे हाउस ऑफ पीपल में। तो काफी इजी सवाल था, बट ऐसे सवाल यूपीएससी रिपीट कर सकती है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है ये। पार्लियामेंट के कंपोजिशन को समझते हैं। पार्लियामेंट यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। उस केस में पार्लियामेंट की भूमिका काफी अहम हो जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट की बात की गई है और यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। इसमें पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर सबकी बात की गई है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आते हैं और हाउस ऑफ द पीपल आते हैं। तो तीनों को ध्यान रखना है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाता है, इसका हिंदी नाम 1954 में आया, और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ राज्यसभा के लिए और भी नेम हैं, जैसे कि अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेटमेंट में अगर आ जाएंगे कि सेकेंड चैम्बर्स में कितने मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स में कितने मेंबर होते हैं, और आपको पता नहीं रहेगा कि ये राज्यसभा के लिए यूज होता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लोकसभा के लिए लोअर हाउस है, फर्स्ट चैम्बर है, पॉपुलर हाउस है, तो इन सब नाम को आपको ध्यान रखना है। जो अपर हाउस है वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ जो लोअर हाउस है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकता है। 238 रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे।
एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें से 229 मेंबर्स स्टेट से हैं, 4 मेंबर्स आपके यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फोर्थ शेड्यूल के द्वारा यह बताया गया है कि राज्यसभा में हर एक स्टेट से कितने मेंबर आएंगे, उनका जो एलोकेशन होता है उसकी चर्चा फोर्थ शेड्यूल में की गई है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के कंपोजिशन को देखते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकता है, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। एट प्रेजेंट जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है वो 545 है, जिसमें से 530 मेंबर्स स्टेट से हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से हैं और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे सवाल बन सकते हैं और आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर रखना है कि एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ 545 है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपका ऑप्शन 2 है द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये 1997 का क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि क्या प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट में आखिर कौन कौन होता है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और दोनों हाउस होते हैं और प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन भी काफी अच्छे से यूपीएससी ने दिया है। आप देखिए, आपके ऑप्शन ए में ही नाइदर 1 नॉर 2 दे दिया है और ऑप्शन बी में बोथ 1 एंड 2 दिया है, सी में ओनली 1 दिया है और डी में ओनली 2 दिया है। जनरली आपका ऑप्शन ए ओनली 1 होता है, बी ओनली 2 होता है और सी होता है बोथ 1 एंड 2। तो आपको ऑप्शन को भी काफी केयरफुली पढ़ना है, बिकॉज यूपीएससी ऐसे गुगली देती है, इसमें आपको फंसना नहीं है। तो इसका आंसर है बी। तो आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, वह उनके सीटिंग में नहीं बैठते हैं, लेकिन वह पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं। बिकॉज पार्लियामेंट से पास हुआ कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के साइन के लॉ नहीं बनता है। जब तक प्रेसिडेंट अपना इसे नहीं देते हैं वह लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं प्रेसिडेंट। साथ ही साथ पार्लियामेंट के और भी फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। वो हाउस को समन करते हैं, हाउस को डिसॉल्व करते हैं, जो ज्वाइंट सेशन होता है उसे एड्रेस करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो ये सारे प्रेसिडेंट के फंक्शन हैं और ये सारे पार्लियामेंट से एसोसिएटेड हैं। इस कारण प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं। आपका अगला सवाल है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। 2017 में यह पूछा गया था। Anyone residing in India, a resident of the constituency from which the election to be contested. C है any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. D है any citizen of India. आपको बताना है कि किसी भी लोकसभा चुनाव में इनमें से कौन सा व्यक्ति नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए। इसका आंसर है सी। आपका नाम वहां के कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, तभी आप वहां से नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं और आपको इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उसे देखते हैं। इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। साथ ही साथ आपको ओथ लेना पड़ेगा टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ओथ के बाद ही इलेक्शन कमीशन आपको ऑथराइज करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। उसके अलावा अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर लोकसभा का बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट कुछ प्रिस्क्राइब करता है तो आपको उसे भी फॉलो करना है। जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट ने कहा है कि आप जिस भी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां के इलेक्टोरल में आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए था, लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए इसे हटा दिया गया। राज्यसभा के लिए नेसेसरी नहीं है कि आप वहां के इलेक्टोरल हों, वहां के जो इलेक्टोरल में रजिस्टर्ड हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड भी माना, बोला ऐसे चेंज किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिजर्व सीट से लड़ना चाहते हैं तो आपका शेड्यूल कास्ट
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब होना जरूरी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग जनरल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस छोटे फैक्ट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, द टर्म ऑफ लोकसभा 2002 में यह पूछा गया था, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बी है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6th month एट ए टाइम। सी है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। डी है can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सी, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी जब लगी हो तो 1 साल के लिए पार्लियामेंट का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को देखते हैं। लोकसभा कंटिन्यूइंग चेंबर नहीं है, हर 5 साल में यह डिसॉल्व हो जाती है। जब जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जब पहली मीटिंग होती है लोकसभा की, तब से लेकर 5 साल तक यह चलता है, उसके बाद यह ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वह चाहे तो 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट का यह डिसीजन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब 5 साल से ज्यादा लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक बार में बस 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद फिर अगर 1 साल बाद जरूरत है तो 1 साल के लिए और किया जाएगा, और यह अनलिमिटेड टाइम के लिए किया जा सकता है, 1-1 साल कर करके। लेकिन जब इमरजेंसी हट जाती है तो उसके 6 महीने बाद, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर लोकसभा को डिसॉल्व करना है। राज्यसभा हमारा कंटिन्यूइंग चेंबर है, परमानेंट बॉडी है, यह डिसॉल्व नहीं होती है, बट हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जो रिटायर मेंबर हैं वो फिर से चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी जब रिटायर होते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें फिर से रीनॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो राज्यसभा के ऑफिस का कार्यकाल है, जो इनके सदस्यों का कार्यकाल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा था कि पार्लियामेंट इस पर कानून बनाएगी, और पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा सवाल आता है कि क्या राज्यसभा का कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, तो नहीं, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से आता है। तो ये छोटा सा फैक्ट है, बट काफी महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट में आ सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, ही सी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, ही सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ his her election but has to become a member of the house within 6th month from the date of his her election। तीसरा स्टेटमेंट है, if he she intends to resign the letter of his her resignation has to be addressed to the deputy speaker। आपको बताना है कि लोकसभा स्पीकर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि क्या वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करते हैं। दूसरा, अगर वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हाउस के मेंबर हों, लेकिन चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबरशिप लेना होता है। तीसरा है कि जब वो रिजाइन कर रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करते हुए रिजाइन करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर है बी, मतलब कि सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हम आगे समझेंगे इसे। लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन को देखते हैं। लोकसभा स्पीकर का चुनाव उनके अपने मेंबर के बीच में से ही किया जाता है लोकसभा के द्वारा, और जब लोकसभा की पहली मीटिंग होती है जनरल इलेक्शन के बाद, तभी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और अगर बीच में कभी लोकसभा स्पीकर का पद खाली हो जाए तो फिर से लोकसभा के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है, और चुनाव कब करना है इस डेट को प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। लोकसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान उनके स्पीकर पद पे बने रहते हैं, और स्पीकर चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं डिप्टी स्पीकर को त्यागपत्र देकर के। साथ ही साथ, और अगर वो उनका लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है किसी भी कारण से, तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा। और अगर लोकसभा चाहे तो रिजोल्यूशन पास करके उन्हें हटा सकती है, लेकिन इसके लिए मेजॉरिटी का वोटिंग करना आवश्यक है। बट इसके लिए लोकसभा स्पीकर को 14 दिन का नोटिस देना मस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। लोकसभा स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण है। उनका इंडिपेंडेंट
और इम्पार्शियल होकर काम करना डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर काम करें। उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, मतलब यह है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रेजोल्यूशन पास कर करके हटाया जा सकता है और उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, मतलब जितने टोटल मेंबर है हाउस के उसके हाफ का वोटिंग करना जरूरी है। दूसरी होती है ऑर्डिनरी मेजोरिटी, जिसमें प्रेजेंट और वोटिंग का हाफ होना होता है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में टोटल मेंबर का हाफ होना जरूरी है। और ऐसे किसी रेजोल्यूशन पर डिस्कशन तभी होगा जब कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट है। साथ ही साथ उनकी सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की जाती है और उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया जाता है, बीच में उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। उनके कार्यों पे किसी तरह का डिस्कशन और क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता है। वो हाउस को जो भी कंडक्ट करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वो किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। वो वोटिंग भी नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कोई टाई का सिचुएशन नहीं आता है। उसके अलावा वो वोटिंग नहीं करते हैं ताकि वो इम्पार्शियल मैनर में काम करे। और उनका जो रैंकिंग है वो भी काफी ऊपर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट उनका रैंकिंग है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर वह माने जाते हैं एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्पीकर के बारे में जिन्हें आप ध्यान रखें, और ये फैक्ट्स उनके इंडिपेंडेंट और पार्शियल होकर काम करने से रिलेटेड हैं, तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।